नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीनियस फैक्ट जो कि जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आपके हर एग्ज़ाम में काम आएंगे, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या आपका आर्मी, पुलिस, जीडी या कोई भी शिक्षक भर्ती से में जो सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी का एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो सारे क्वेश्चन आपके सामने कुछ ही टाइम में हम आपको बताने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना, सब लोग इन कुछ पॉइंटों को, इन फैक्टों को ध्यान रखना है। हर एक फैक्ट अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप पॉइंट आउट करने की कोशिश करना, भले ही आपको इस वीडियो को पॉज करना पड़े। ठीक है, उम्मीद है आपको बहुत सारे पॉइंट आते भी होंगे और बहुत सारे पॉइंट नहीं भी आते होंगे। तो आप सब क्या करेंगे, जो नहीं आते हैं आपको जो भी आवश्यकता लगे आप उसे नोट कर लेना। ठीक है, चलिए तो देर ना करते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कल हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है, जो 79वां स्वतंत्रता दिवस हमारा पूरा देश बड़े जश्न और उल्लास के साथ मनाने में जुट जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ हम ये आपको जीनियस फैक्ट पहुंचा रहे हैं ताकि आपकी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे और आप बड़े खुश मिजाज और हमेशा मुस्कुराते रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं जल्दी से। पहला पॉइंट, हम्मीर महाकाव्य, ये ध्यान रखेंगे। हम्मीर महाकाव्य 15वीं शताब्दी की एक संस्कृत रचना है। ये तो आपको पता चल गया है कि हम्मीर महाकाव्य एक रचना है किस शताब्दी की, 15वीं शताब्दी की, और किस भाषा से संबंधित रचना है, संस्कृत से। ठीक है, अब समझे, चाहमान राजा हम्मीर देव की ये जीवनी है। किसकी जीवनी है? चाहमान राजा हम्मीर देव की जीवनी है। आपको दिख ही रहा है रचना में नाम। ठीक है, इसकी रचना किसने की थी? तो वो रचना की थी नयचंद सूरि ने। पहला पॉइंट क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है शाक्य मुनि और तथागत। शाक्य मुनि और तथागत किससे जुड़े विशेषण हैं? शब्दों को ध्यान रखेंगे। शाक्य मुनि और तथागत किस विशेषण है, यानी किसकी विशेषता है, यानी किसको शाक्य मुनि और तथागत कहा जाता है? तो वो है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं और तथागत नाम से भी संबोधित करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, संगम युग के दौरान, देखो संगम युग मतलब दक्षिण भारत का एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उस काल की बात चल रही है। तो संगम युग के दौरान युद्ध में हार जाने के बाद राजा के भूख से मरने की रस्म, यानी देखो संगम युग में कोई राजा किसी युद्ध में हार जाता था तो एक रस्म थी कि राजा के भूख से मरने की रस्म, यानी राजा भूख को मरता था। उस रस्म को क्या कहा जाता था? तो आपको ध्यान रखना है, वट्टा किरुताल। क्या वट्टा किरुताल क्या था? एक रस्म थी। कैसी रस्म थी? संगम युग के दौरान युद्ध में हारने वाले राजा को भूख से मारने की रस्म, समझ गए? जिसे हम क्या कहते हैं? वट्टा किरुताल। ठीक है, चलिए आगे के फैक्ट देखते हैं। अहिच्छत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? तो आपको देखने को मिल ही रहा है तुरंत, उत्तरी पांचाल। यानी ये आपके एग्जामों के लिए फर्स्ट रिवीजन है और जल्दी जल्दी आप इसको ध्यान करते जाएं, और जहां आपको प्रॉब्लम लगे वहां पॉज करके आप वीडियो को रोक कर लिख लेना। तो अहिच्छत्र किस महाजनपद की राजधानी थी? तो उत्तरी पांचाल। ठीक है, इस प्रकार से आप अन्य महाजनपदों के बारे में भी जानकारी कर सकते हैं। तो महाजनपद की संख्या कितनी थी? 16 महाजनपद। तो 16 के 16 महाजनपदों की राजधानी आपको फैक्ट में ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर सबसे बड़ा या सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य दर्ज किए गए? तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता का वो स्थल पूछा जा रहा है जहां पर भूकंप के साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। वो कौन सा है? कालीबंगन। और कालीबंगन शब्द का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। नेक्स्ट पॉइंट, पश्चिमी क्षत्रपों पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। वैसे हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय
या विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखेंगे कि पश्चिमी क्षेत्रों पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किसने बांटे थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्लियर है? चलिए, परिशिष्ट परिवन एक संस्कृत महाकाव्य है। ये भी एक क्या है? ग्रंथ है, जिसमें आरंभिक जैन शिक्षक, जो जैन धर्म के शिक्षक थे, उनका विवरण दिया गया है। ये परिशिष्ट परिवन लिखी किसने है? तो हेमचंद ने। किसने लिखी? हेमचंद ने। याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम? किसने लिखी ये? हेमचंद ने। 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 1936 में क्या हुई? स्थापित हुई। क्या स्थापित हुई? अखिल भारतीय किसान महासभा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का की स्थापना कब हुई? 1936 में। और इस सभा के पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित भारतीय संघ के पहले सचिव कौन थे? तो आनंद मोहन बोस। ये क्वेश्चन बेटा कहीं ना कहीं एग्जामों में आए हुए हैं या आने की उम्मीद है, इसीलिए आप चाहे इन्हें PYQ समझें या आप इन्हें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन समझें। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग अपने नज़रिए से बना के देते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन एग्जामों में आए हुए हैं, तो चाहे वो आपको आ रहे हों या ना आ रहे हों, अगर नहीं आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप उन क्वेश्चनों पे काम जरूर करें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता कि आप क्या कर रहे हैं। अनसुईया साराभाई किस श्रमिक मिल हड़ताल से जुड़ी हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी जिसमें अनसुईया साराभाई ने नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। 1873 में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो वो है ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट, राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का संघ का कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 क्या कहता है? कि राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने का कर्तव्य किसका है? संघ का, यानी केंद्र सरकार का। ठीक है, तो इसका प्रावधान किसमें आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 355, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 355 ये बात कहता है। बात कर लेते हैं अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय नदियों के जल से संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करने के लिए किस निकाय को अधिकार दिया गया है? यानी देखो, आप देखते हैं बहुत सारी नदियों में जल विवाद होता है। ठीक है, नदी एक है और दो राज्यों में बह रही है, तो कुछ लोग उस पर बांध बनाने लगते हैं, कुछ जल का यूज, तो उनमें विवाद होता रहता है। तो ऐसे विवादों का निपटाने के लिए किसको अधिकार है? संसद को। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, और अनुच्छेद कहाँ है? भारतीय संविधान में। ठीक है, तो संसद की किस समिति के सभी सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं? तो संसद की समितियां हैं। ठीक है, जिसमें एक प्राक्कलन समिति है, एक लोक लेखा समिति है, जिसमें पूछा आपसे गया है कि किस समिति के सभी सदस्य केवल और केवल लोकसभा से आते हैं। तो इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 कहाँ से आते हैं? लोकसभा से। ठीक है, तो एक लोक लेखा समिति है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मिलके आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संविधान के भाग 4 के अंतर्गत समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई है। किस आर्टिकल में भाई साहब? तो आर्टिकल 39A, यानी अनुच्छेद 39A में क्या कहा गया है? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की गई है। एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा और नोट भी करना होगा। किस संविधान संशोधन ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है? आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जो 2 अलग अलग राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो ऐसा कब से? 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इस चीज का प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
इंसिनरेटर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। कूड़ा कचरा को जलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इंसिनरेटर्स को। ठीक है, मेरे साथ शब्दों को अपने मन में दोहरा लिया करो या बोल लिया करो। इंसिनरेटर्स का यूज किस लिए किया जाता है? कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। नेक्स्ट, ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक संगठन है जिसका मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम में। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है? तो जामनगर। और जामनगर कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक के चिकमंगलुरु जिले में बाबा बुदन हिल्स यानी बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ हैं? कर्नाटक में। किस बागान फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कॉफी। बाबा बुदन की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है वो कॉफी उत्पादन के लिए फेमस है। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र लामाओं के पालन के लिए प्रसिद्ध है? लामा एक तरह से पशु होता है। ठीक है, तो लामाओं के पालन के लिए प्रसिद्ध है दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्र जो है वहां पर लामाओं को पाला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, बादलों और वर्षा के प्रकार और मात्रा पर केंद्रित एक संक्षिप्त चार्ट का विश्लेषण क्या कहलाता है? यानी बादलों और वर्षा के प्रकार को या उसकी मात्रा को केंद्रित मानकर एक संक्षिप्त चार्ट जो तैयार किया जाता है जिसका विश्लेषण क्या कहलाएगा? तो नेफनालिसिस। नेफनालिसिस में क्या होता है? बादलों और वर्षा के प्रकार एवं मात्राओं को केंद्रित चार्ट बनाया जाता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, समुद्र के नीचे एक सपाट शीर्ष वाला एक अलग पनडुब्बी ज्वालामुखी पर्वत है जिसे क्या कहा गया? गयोट। गयोट क्या है? एक पनडुब्बी ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, जो समुद्र के नीचे एक सपाट सतह पर है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भारत का कौन सा क्षेत्र दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है? देखो, भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा होती है, अलग अलग मानसून से होती है, लेकिन ये पूछ रहा है कि भाई साहब वो कौन सा क्षेत्र है जो दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है और उत्तर पश्चिम मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है? वो कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट, किस जल डमरू मध्य को, देखो जल डमरू मध्य हो या चैनल हो, जब दो सागरीय जल या जल संधियों को बांटने का जो सिस्टम है अलग अलग क्षेत्रों में उसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। तो किस जल डमरू मध्य को दुख का द्वार या आंसू का द्वार भी कहा जाता है? तो वो है बाब अल मंडेब। और आप याद रखेंगे कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो तत्काल उसकी जानकारी करने की कोशिश करें। वैसे तो मैं अपनी क्लास में बताता रहता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, बाकी आप सब भी मेहनत करें। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ग्लेशियल नियंत्रण सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? तो वो थे R.A. डेली। ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रा के नेमाटोब्लास्ट में कौन सा जहर पाया जाता है? तो हिप्नोटॉक्सिन। कैसे पाया जाता है? हाइड्रा के नेमाटोब्लास्ट में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पेट्रोकेमिकल उद्योग में उत्प्रेरक के रूप में किस पदार्थ का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? मतलब पेट्रोकेमिकल, तो इसका किसका प्रयोग किया जाएगा? जियोलाइट का। तो आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंसी रखते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों की पहुंच से थोड़े दूर भी हैं तो कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चनों पर काम करना आपका कर्तव्य है और बाकी चीज़ें हम अपनी क्लास में बताते रहते हैं। तो आप ज़रूर इन चीज़ों को पढ़िए। जहाँ भी जो डाउट है आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है। बाकी हमारी जो मैराथन क्लास होती है उसमें सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट, दृश्य भाषा और संकेतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये पॉइंट समझिए, दृश्य भाषा और संकेतों के अध्ययन को सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स किसे कहते हैं? दृश्य भाषा या संकेतों के अध्ययन को। ठीक है। किस तत्व को पौधे की ऊर्जा मुद्रा माना जाता है? तो पौधे की ऊर्जा मुद्रा फास्फोरस। पौधे की ऊर्जा मुद्रा फास्फोरस। पौधे की ऊर्जा मुद्रा
फास्फोरस। इस तरीके से हम लोग कैप्चर करेंगे, ठीक है। फास्फोरस को क्या माना जाता है? पौधे की ऊर्जा मुद्रा। केले में जमीन के ऊपर का तना, जमीन के ऊपर का तना क्या कहलाता है? तो स्यूडोस्टेम। स्यूडोस्टेम किसे कहते हैं? केले में जमीन के ऊपर का तना, ठीक है। चलिए, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया था? तो आप समझते हैं कि चार्ल्स बेबेज को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का जनक। तो इतना तो हमें पता है, लेकिन एग्जामिनर पूछना चाहता है कि चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया था? मशीन तो वो कैसी थी? डिफरेंस मशीन, ठीक है। तो डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया था। एलोरा और एलिफेंटा के स्थल किस काल से हैं? हम सब जानते हैं कि एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं है ना, कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में। अच्छा जी, तो ये किस काल से संबंधित है? राष्ट्रकूट काल से, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश था तो वहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत में कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती, समझ गए। और जहां पर आपको पता होगा गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा क्या दिए थे? उपदेश, ठीक है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसका दूसरा नाम ऋषिपत्तनम है। तो टेंशन नहीं लेना है, आप पढ़िए बेधड़क होके। किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा था? क्या रखा था? खिजराबाद, ठीक है। और किस शहर का नाम रखा था? चित्तौड़ का नाम, ठीक है। नेक्स्ट, दसवंत और बसावन किस शासक के शाही दरबार में रहते थे? तो सम्राट अकबर के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, ये बेटा एक पुस्तक है, इसे भूलना नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, इस पुस्तक के लेखक पट्टाभी सीतारमैया हैं, ठीक है। कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। महात्मा गांधी ने 78 अनुयायियों के साथ कब ऐतिहासिक नमक आंदोलन की शुरुआत की? तो 12 मार्च 1930 में, ठीक है। गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ नमक आंदोलन की शुरुआत की थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। किस पहले भारतीय को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है विट्ठल भाई पटेल। प्रवाल भित्तियां मुख्य रूप से विश्व स्तर पर वितरित हैं, तो कहाँ पर? उष्ण कटिबंधीय जल क्षेत्रों में, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय जोन आप जानते होंगे, इन्हीं क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों का विस्तार देखने को मिलता है। प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिए आदर्श तापमान क्या है? तो 23 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस में प्रवाल भित्तियां क्या होती हैं? अपना विस्तार करती हैं। बेल्ट एक शीतोष्ण घास के मैदान हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। बेल्ट क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान जो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। गल्फ स्ट्रीम कई धाराओं की एक प्रणाली है जो चलती है किस दिशा में? उत्तर पूर्व दिशा में। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक धारा है जो किस दिशा में चलती है? उत्तर पूर्व दिशा में। अब सुनो, भू आकृतिक मानचित्र को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी भू आकृतिक मानचित्र को क्या कहते हैं? मार्फोग्राफिक मानचित्र। मार्फोग्राफिक मानचित्र क्या है? भू आकृतिक मानचित्र। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट। देखो, क्षोभ मंडल है, उसके में तापमान में गिरावट को क्या कहते हैं? लैप्स रेट। लैप्स रेट किसे कहते हैं? क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट को हम लैप्स रेट कहते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो ध्यान रखना हैदराबाद में है जी। भारत में लिक्विड फंड को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? तो सेबी के द्वारा, ठीक है। सेबी एक संगठन है जो सभी बैंकिंग या लिक्विड फंड को क्या कहती है? विनियमित करती है। प्याज और लहसुन के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यानी प्याज और लहसुन का क्या है? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ है? नासिक में। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए भाई नेक्स्ट। अर्थशास्त्र का प्रज्ञापारमिता। अर्थशास्त्र का प्रज्ञापारमिता ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपि
एक ये पांडुलिपि है जो किस वंश से संबंधित है? पाल वंश से संबंधित है ये पांडुलिपि। कच्छप घाट राजा देवपाल द्वारा निर्मित एक 400 महादेव मंदिर लोकप्रिय रूप से इस नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? 64 योगिनी मंदिर, जो मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। 64 योगिनी मंदिर बहुत फेमस है। चावल की खेती शुरुआती साक्ष्य 6500 ईसा पूर्व में खोजे गए थे। कहाँ पर? तो लहुरा देव। देखो, चावल की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? लहुरा देव में। ठीक है, हालांकि अगर इसमें लहुरा देव ऑप्शन ना हो तो इसके बाद जो आंसर आता है वो आता है मेहरगढ़। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आपको फिर आगे मिलेंगे सीरीज में। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो चाहुंदड़ो। शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था तो चाहुंदड़ो। चोल राजा को जले हुए पैर वाला आदमी, यानी वो कौन सा चोल वंश का राजा था जिसे जले हुए पैर वाला आदमी कहा जाता था या उस नाम से जाना जाता? तो राजा करिकाल को। ठीक है, इन्हें जले हुए पैर वाला आदमी कहा जाता था। तोहफा ए अकबर शाही। तोहफा ए अकबर शाही एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जो लोधी और सूर्यवंश के व्यापक इतिहास का वर्णन करता है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अब्बास खान सरवानी। ठीक है, चलिए। पुरुष और प्रकृति किस प्राचीन भारत के दर्शन से जुड़े हैं? यानी पुरुष और प्रकृति प्राचीन भारत के किस दर्शन से जुड़े हैं? तो आपको ध्यान रखना है सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि या महर्षि कपिल। ये चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मराठों, मैसूर और अफगान हमलों के खतरों से बचाने के लिए रिंग ऑफ फेंस की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रिंग ऑफ फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। क्लियर है? चलिए, सोच रहे होंगे कि बिल्कुल रेस्ट नहीं दे रहे हैं सर, लगातार बोलते जा रहे हैं। खैर, आप परेशान ना हो, आपको जो भी पॉइंट समझ में नहीं आता है आप नोट कर लीजिए, बाकी सॉल्व कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, मैं इस तरीके से चल रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में NTPC 10+2 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उन बच्चों के फर्स्ट रिवीजन भी हो जाएगा और उनके लिए अत्यंत उपयोगी भी हो जाएगी। तो जो भी एग्ज़ाम जिन बच्चों के पास में है उनके लिए फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज हम तैयार करके लाए हैं। बाकी आप परेशान मत हो, आपके लिए ऑब्जेक्टिव सीरीज भी है, आपके लिए डिस्क्रिप्टिव क्लास भी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1931 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की जांच के लिए 1902 में भारत में किस आयोग की स्थापना की गई थी? तो वो आयोग है रेले आयोग 1902 का, जो किसके लिए है? भारतीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की जांच के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सतारा में प्रति सरकार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो वो क्रांतिकारी कौन थे? तो क्रांति सिंह नाना पाटिल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां, बहुत इंपॉर्टेंट है, कानून बनाने की अवशिष्ट शक्तियां किसके पास ने थी? तो भारत के गवर्नर जनरल के पास थी, और वर्तमान में आपको पता है कि संसद के पास रहती हैं। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष किस समाचार पत्र या पत्रिका से जुड़े हैं? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। राज्यों से संबंधित CAG यानी कैग रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, जो भारत का कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है, जिसे हम कैग कहते हैं, यानी भारत का महान्यायवादी, उस रिपोर्ट के अनुसार राज्यपाल को प्रस्तुत करने का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 में है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के भाग 4 में पर्यावरण संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेगा। संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। संविधान के किस भाग के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान है? तो भाग 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। भारत में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 244। अनुच्छेद 244 में क्या है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। नेक्स्ट, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति आयरलैंड से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे। किस ऐतिहासिक वाद ने संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना को बरकरार रखा है? तो वो है केशवानंद भारती केस 1973। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषदें किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? यानी जो भारत में क्षेत्रीय परिषदें हैं वो किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? तो आपको पता होगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 138 क्या करता है? संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार देता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अधिकतम कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए पद धारण कर सकता है? तो वो कितने वर्ष हैं? 6 वर्षों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर पठार मेघालय पठार से अलग है। हम सब जानते हैं छोटा नागपुर का पठार जो भारत का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है जो मेघालय पठार से अलग होता है। तो जिसे कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार को पूर्वोत्तर भारत से कौन अलग करता है? तो इसी को हम कहते हैं मालदा फॉल्ट या मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट, अकाल वुड फॉसिल पार्क भारत का एक राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक है जो कहाँ है? राजस्थान के जैसलमेर में। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए खाद्य पैकेट में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हम सब जानते हैं नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति की श्वेत रक्त कोशिकाओं में असमान वृद्धि इंगित करती है कौन? तो किसी भी व्यक्ति में कि जो WBC की जो असमान वृद्धि हो जाएगी तो वो ल्यूकेमिया से ग्रसित माना जाता है। गोल्डन राइस ध्यान रखेंगे विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन। नेक्स्ट, 2015 में वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो था पेरिस समझौता जो कैसे संबंधित था? वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने से। ठीक है, चलिए कौन सा प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित था? तो आपको ये प्रोटोकॉल भी याद रखना होगा जिसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल है। ठीक है, नेक्स्ट, बाकी आप ऐसा नहीं है, ये केवल फास्ट रिवीजन है इसलिए हम इन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते। आप पढ़ सकते हैं या आपको पहले पढ़ा दिया गया है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो टेंशन न लें, वो अपनी क्लास ज्वाइन करें। क्लास में ये सारी चीज़ें आपको फुल एक्सप्लेन करके पढ़ाई जाती हैं। कौन सा प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को संबोधित करता है? तो आप देख रहे हैं लगातार प्रोटोकॉल आपको बताए जा रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से संबंधित प्रोटोकॉल क्योटो और ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों से संबोधित कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए कौन सी डिवाइस डिजिटल सिग्नल को ध्वनि में परिवर्तित करती है? तो वो क्या है? स्पीकर। ठीक है, चलिए
अधिकांश अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने की शॉर्टकट की क्या है भाई। तो हर विषय से क्वेश्चन है, चिंता मत करें, रिवीजन है। तो अनुप्रयोगों में अंतिम क्रिया को पूर्ववत, यानी जो हम पहले कर चुके हैं उसको फिर से दोहराना है, तो हम क्या, कौन सी की शॉर्टकट की यूज करते हैं, Ctrl+Z। ठीक है। पॉइंटिंग और क्लिकिंग के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो माउस में जो होता है पॉइंट होता है, ठीक है, जो बीच में रहता है, ठीक है। और क्लिक करने के लिए लेफ्ट और राइट बटन होते हैं, ठीक है। इसी के साथ आपको बताया गया है कि माउस का जो आविष्कारक कौन है, तो आपको पता होगा कौन है, एंजेलबर्ट। तो विंडोज में डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+S। स्क्रीन पर आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो मॉनिटर, है ना, स्क्रीन पर वही तो आउटपुट देगा। ग्राफिकल डेटा इनपुट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो स्कैनर। विंडोज में टेक्स्ट पेस्ट करने की शॉर्टकट की है, कौन सी है, Ctrl+V। कोई भी चीज़ को कॉपी करने के बाद पेस्ट करने के लिए क्या दबाते हैं, Ctrl+V। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी बनाने के लिए किस डिवाइस का उपयोग करते हैं, तो हार्ड कॉपी कैसे निकलेगी, प्रिंटर से। कूच बिहार ट्रॉफी, ये भाई साहब ध्यान रखेंगे, कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। कूच बिहार ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। चलिए नेक्स्ट, फीफा महिला विश्व कप 2027, जो महिला विश्व कप हो रहा है, फीफा वर्ल्ड कप, उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, ब्राजील। इंडियन ओपन 2025 में महिला स्क्वैश का खिताब किसने जीता है, तो वो है अनाहत सिंह ने। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 12 जून को। गणित में कौन सा पुरस्कार 40 वर्ष से कम आयु के 2 से 4 गणितज्ञों को हर 4 वर्ष में दिया जाता है, तो वो कौन सा है, फील्ड्स मेडल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, फील्ड्स मेडल किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। हार्ट लैम्प की लेखिका कौन है, यानी हार्ट लैम्प एक रचना है, इसकी लेखिका कौन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है, जिनका नाम क्या है, बानो मुश्ताक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको कोई भी पॉइंट से किसी प्रकार का कोई डाउट है या आप फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो कृपया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बस यही सूचना देना चाहता हूं कि आप मेहनत करें, मेहनत करने वालों के लिए सारी दुनिया साथ देती है, प्रकृति भी, भगवान भी, परिवार भी और आपका पूरा एनवायरनमेंट आपके लिए, आपकी सफलता के लिए जुड़ जाता है। बस ज़रूरत है आपको लगातार मेहनत करने की। तो दोस्तों, इन्हीं पॉइंटों के साथ आज की ये सीरीज़ ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।